हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो चलिए 11th क्लास में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आज प्रोसीड करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस कंप्लीट चैप्टर को हम 4-5 वीडियो के अंदर पूरा करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कि यदि हम एटम की बात करें, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि आपको ये एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पता, बीच में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, किसने की, उनकी डिस्कवरी के लिए किस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, आज हम वो जानने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी किसने और कब की और कैसे की। तो बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कहां से स्टार्ट करते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बेटा ये बात है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रुक्स। क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो जान लेते हैं विलियम क्रुक्स का क्या एक्सपेरिमेंट था और फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या बताया गया। तो क्या किया समझना है भाई, आप लोगों को ध्यान से समझना है। विलियम क्रुक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, यहां पर क्या ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें एक कैथोड लगाया, कैथोड, एक लगाया एनोड। तो दिस इज कैथोड, और ये लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, और ये लगा दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक, ये क्या है बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर गैस फिल कर दी। क्या फिल कर दी? गैस एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे कोई गैस फिल कर दी। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। क्या फिल कर दी है? हाइड्रोजन। तो समझते रहना हुआ क्या। ये क्या है बेटा? कैथोड। दिस इज कैथोड। कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। देखो नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है बेटा? एनोड। कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो विलियम क्रुक्स ने क्या किया, जो ये जो गैस है, गैस, इसके अंदर जो गैस फिल कर रखी है, इस गैस का प्रेशर कितना कर दिया बेटा उसने? 10⁻⁻⁴ atm। बहुत ही लो प्रेशर है। क्या है? बहुत ही लो प्रेशर। तो बहुत ही लो प्रेशर पे उसने गैस फिल करी, और यहां पर उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करी। क्या अप्लाई करी? हाई वोल्टेज। और वो भी कितनी? 10,000 वोल्ट के आसपास। कितने वोल्ट के आसपास? 10,000 वोल्ट के आसपास। तो लो प्रेशर पे गैस फिल करने के बाद और 10,000 वोल्ट हाई करंट सप्लाई करने के बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं, जो विलियम क्रुक्स ने वहां पर ऑब्जर्व किया। तो क्या हुआ, उसने देखा कि कैथोड में से कुछ रेडिएशंस निकलने लग गई। रेडिएशंस, ऐसे विकिरण निकलने लगे, रेडिएशंस निकलने लगी, और जो एनोड की तरफ जा रही थी बेटा रेडिएशंस। किसकी तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ। तो क्या ऑब्जर्व हुआ वहां पर उसे कि कैथोड में से क्या निकल रही थी? रेडिएशंस। और वो रेडिएशंस कहां पर जा रही थी? एनोड की तरफ। किसकी तरफ जा रही थी? वो एनोड की तरफ। तो उसको भी सरप्राइज हुआ कि भाई ऐसा क्या जुगाड़ है जो कैथोड में से निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है। तो क्यूरियोसिटी बढ़ी उसके अंदर। क्या बढ़ी? क्यूरियोसिटी। और उस क्यूरियोसिटी के कारण उसने जानना चाहा कि जो ये रेडिएशंस यहां पर निकली है, ये जो रेडिएशंस यहां पर निकली है, इन रेडिएशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज इन रेडिएशंस की हो सकती हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो रेडिएशंस यहां से निकली, उन रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले मैं बता दूं, क्योंकि ये रेडिएशंस कैथोड में से निकली थी। किस में से निकली थी? कैथोड में से। तो इसलिए इनको नाम दिया गया बेटा कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया इनको? कैथोड रेज। कैथोड में से निकलने वाली किरणें, क्या नाम दिया गया इनको? कैथोड रेज। तो क्या किया उसने? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, लो प्रेशर पे उसके अंदर क्या फिल कर दी बेटा? कोई गैस फिल कर दी उसके अंदर,
हाई वोल्टेज सप्लाई करी, हाई वोल्टेज सप्लाई करने के बाद क्या हुआ, कैथोड में से किरणें निकलने लगी जो एनोड की तरफ जा रही थी। तो इन विकिरणों की प्रॉपर्टीज, इन रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टीज है वो अभी हम जानने वाले हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो चलिए बेटा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये कैसे एक्सप्लेन है वो मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, क्या थी, डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये पता करने के लिए वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, तो देखो कैसे पता चला, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो समझते रहना भाई, सभी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब मान लो, अब जैसे बेटा ये यहाँ पर लाइट लगी हुई है, लाइट मेरी तरफ स्ट्रेट आ रही है, तो मेरी पीछे शैडो बन रही है, नहीं बन रही है, देखो पीछे शैडो। तो यदि लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है तभी तो मेरी पीछे शैडो बनेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कैथोड रेज यहाँ से यहाँ जा रही थी, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की परछाई बिल्कुल इसके पीछे बन गई, उस ऑब्जेक्ट की परछाई उसके पीछे बन गई। तो यहां से प्रूफ हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है पहला पॉइंट बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। दे आर मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल का मतलब उन रेडिएशंस में जो वहां से निकली थी उनमें कोई ना कोई वजन भी है, कोई मास है उनका, कोई ना कोई मास। ये कैसे पता चला, ये तब पता चला जब इसके बीच में कोई व्हील रख दिया उन्होंने, और जब ये इसके ऊपर टकराई तो ये पंखा घूमने लग गया, ये पंखा घूमने लग गया। अब बताओ उनमें वजन था तभी तो वो टकराई और पंखा घूमने लग गया। तो इसका मतलब दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, उनमें कोई ना कोई मास होता है। डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, इस डिस्चार्ज ट्यूब पे यहां पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, नीचे लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो रेडिएशन थी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई। किसकी तरफ मुड़ने लग गई, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मुड़ने लगी, डेविएट हो गई। यहां से क्या पता चलता है कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। यदि वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेंगी तो इसका मतलब उन पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अब जब इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया और उसके ऊपर ये टकराई तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीट होने लग गया। तो इसका मतलब ये हीटिंग इफेक्ट भी क्या करती है, शो करती हैं। दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस। अब इसमें जो गैस भरी हुई थी जब उस गैस के पार्टिकल के साथ टकराई, गैस के पार्टिकल के साथ टकराई तो गैस आयनाइज हो गई। क्या हो गई, गैस आयनाइज, मतलब गैस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी, ZnSe, ठीक, जब ये इसके ऊपर टकराएंगी तो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है वो चमकने लग जाती है। इसका मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती है। क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट। दे पोसेस पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब होता है किसी के अंदर चलकर घुस जाना, जैसे कील दीवार में घुस जाती है ना, तो ये पेनेट्रेशन है। तो ये जो रेडिएशन है बेटा ये मेटल की पतली सी फॉइल के अंदर से आर पार निकल जाती हैं। क्या निकल जाती है, आर पार। तो इसका मतलब वो क्या शो करती हैं, पेनेट्रेशन शो करती है। तो हाल फिलहाल यहां से हम ये सीखे, स्ट्रेट लाइन में चलती है, उनका कोई ना कोई मास होता है, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, आयनाइजेशन कर देती गैस का, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, पेनिट्रेशन। अब यहां से जो हमारे लायक चीजें हैं वो है भाई यदि इनका कोई ना कोई मास है तो कितना मास होगा, इनका मास कितना होगा। यदि इन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ये सब पता करने की बारी अब हमारी है। तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन को बोला गया क्योंकि अभी तक जो विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट करे थे तब तक वो उनको कैथोड रेज बोल रहा था। तो उनके ऊपर एग्जैक्ट कितना मास है, उनके ऊपर कितना चार्ज है, ये अभी हम पता करने वाले हैं। और ये भी पता करेंगे कि उनके ऊपर इतना चार्ज इतना मास है ये किसने पता किया था। जिसने पता किया तो उसी के नाम से उसकी डिस्कवरी चलेगी, फिर विलियम क्रूक के नाम से नहीं चलेगी, उसी के नाम से चलेगी जिसने इनके ऊपर चार्ज के बारे में बताया कि इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। तो चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कैथोड रेज के बारे में। तो चलिए बेटा चार्ज और मास की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कैथोड रेज को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, और उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था जे थॉमसन ने 1897 में। तो इसलिए जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी तो नाम आएगा जे थॉमसन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, नेगेटिव चार्ज। बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज।
उसकी वैल्यू होती है इतनी 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू किसने पता करी थी? आर.ए. मिलिकन ने पता करी थी। उसका एक एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा मेथड था बेटा उसका? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसने किया था। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आर.ए. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड के साथ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना ये पता किया था। तो जे थॉमसन ने निकाला था बेटा E/m रेशियो। क्या निकाली थी? E/m रेशियो। E/m का मतलब है, E का मतलब है बेटा चार्ज और m का मतलब है बेटा मास। चार्ज बाय मास रेशियो निकाली थी किसने? जे थॉमसन ने। तो इसका मतलब मास भी पता होना चाहिए हमें। तो मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है बेटा? 9.11 10⁻28 ग्राम। ये बेटा ग्राम में है। किलोग्राम में यदि लिखोगे इसको तो हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻28। ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो -31 किलोग्राम हो जाएगा। ये किलोग्राम में मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो भैया E/m रेशियो किसने निकाली? जे थॉमसन ने। चार्ज किसने निकाला? आर.ए. मिलिकन ने। कौन से मेथड से? ऑयल ड्रॉप मेथड से। ठीक है, तो E/m रेशियो हम निकाल कर देखें तो बोलो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बेटा? 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना बेटा? ग्राम में ले रहा हूं मैं मास, वो है 9.11 इंटू 10⁻28। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो निकल के आएगा बेटा 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम पर ग्राम यूनिट क्या होगी? कूलम पर ग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि बताइए इलेक्ट्रॉन के लिए E/m रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? E/m रेशियो की वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम आएगी। क्या आएगी? कूलम पर ग्राम। तो इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं कैथोड रेज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कुछ पढ़ना था। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा, मास वो हाइड्रोजन के मास का 1/1837वां हिस्सा होता है। मतलब जितना हाइड्रोजन का मास है उसको 1837 से डिवाइड करोगे तो आपके पास किसका मास निकल जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है। क्या होता? बहुत ही हल्का। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। क्या था? इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन ने। कब करी? 1897 में। एक्सपेरिमेंट किया था किसने? विलियम क्रूक ने। डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रोटॉन की तरफ, दैट इज एनोड रेज की तरफ। तो चलिए बेटा बात करते हैं एनोड रेज, प्रोटॉन्स की। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। फिर से क्या किया बेटा? गोल्डस्टीन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी लो प्रेशर पे। किस पे? लो प्रेशर पे। और यहां पर वही हाई वोल्टेज अप्लाई करी उसने। अब की बार देखो इस साइड में मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लिखा है और उस साइड में कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। तो इस साइड में अब की बार एनोड है और उस साइड में अब की बार क्या है? कैथोड। ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है बेटा, बताऊं जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है, मान लो यहां पर जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल टकराएगा ना तो जिंक सल्फाइड चमकने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? चमकने। ऐसे मटेरियल को फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको इसके लिए, फ्लोरोसेंट मटेरियल के लिए। मान लो बेटा कहीं पर लिख रखा है कि नरवाना 10 किलोमीटर, नरवाना 10 किलोमीटर, और रात को जब इस पे लाइट पड़ती है ना, लाइट पड़ी तो ये चमकने नहीं लग जाता है और आपको क्लियरली दिख जाता है कि नरवाना कितने किलोमीटर है। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब इसका यूज अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो जैसे ही आपने यहां पर ये हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो बोलिए एनोड में से यहां से रेडिएशंस निकली और ये रेडिएशन जो कैथोड के बीच में होल है ना, देखो बीच में जगह, खाली जगह है ना, खाली जगह, तो इस खाली जगह में से निकलकर जिंक सल्फाइड के ऊपर टकराई। देखो जिंक सल्फाइड के ऊपर टकराई, इसके ऊपर टकराई। जब ये इसके ऊपर टकराएंगी तो ये जिंक सल्फाइड क्या करने लग जाएगा बेटा? चमकने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? चमकने। तो गोल्डस्टीन ने देखा लो प्रेशर पे जब हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो ये जिंक सल्फाइड चमकने लग गया। जिंक सल्फाइड बेटा इसलिए चमक रहा होगा ना क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई टकरा रहा होगा आकर। तो गोल्डस्टीन सोचने लग गया भाई इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ टकरा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने सोचा इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज यहां से निकली है एनोड में से जो यहां पर टकरा रही है जाकर, तो उसको नाम दिया गया फिर एनोड रेज।
क्या नाम दिया गया बेटा? एनोड रेज, क्योंकि वो एनोड की साइड से आ रही थी तो एनोड रेज, पीछे वाली रेडिएशन कैथोड की साइड से आ रही तो क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। तो चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की तरफ। तो चलिए बेटा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एनोड रेज के बारे में। ठीक, तो सेम है प्रॉपर्टी, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती थी, आप समझ जाएंगे स्ट्रेट लाइन का मतलब। मटेरियल पार्टिकल का मतलब इसमें भी कोई ना कोई वजन होता है। इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए बेटा, यदि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो किस टर्मिनल की तरफ मुड़ गई होंगी? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट है। E/M रेशियो डिफरेंट आई फॉर डिफरेंट गैस के लिए। सुनो ध्यान से, पहले वाले की यदि मैं बात करूं मैं कैथोड रेज में, तो यहां पर गैस फिल कर रखी थी कैथोड रेज में भी, कैथोड में से रेडिएशन निकल रही थी। कैथोड रेज में जो ये जो E/M वैल्यू आ रही थी ये सेम आ रही थी सभी गैसेस के लिए। क्या आ रही थी बेटा? सेम। सभी गैसेस के लिए E/M की वैल्यू क्या आ रही थी? सेम। बट एनोड रेज में ये वैल्यू क्या आई है? E/M की वैल्यू अलग अलग आई है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एनोड रेज के केस में ये जो गैस फिल कर रहे थे हम, हाइड्रोजन, कभी हाइड्रोजन फिल कर दी, कभी हीलियम, मतलब जैसे जैसे हम गैस चेंज करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो वो गैस कहीं ना कहीं इस चार्ज को अफेक्ट करेगी। किसको अफेक्ट करेगी? इस चार्ज को, जिसके कारण E/M रेशियो में फर्क आएगा अलग अलग गैसों के लिए। किसके लिए? अलग अलग गैसों के लिए। समझो बेटा इस बात को। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एनोड रेज थी, एनोड रेज, वो निकल तो एनोड में से रही थी, लेकिन एक्चुअल में उसको निकालने का रीजन कौन था? उसके अंदर जो गैस फिल करी थी वो, जो गैस फिल करी थी वो। क्यों भाई? सुनो, क्योंकि यहां से तो कैथोड रेज निकल रही थी, उसके कारण गैस क्या हो गई थी? आयनाइज हो गई थी। क्या हो गई थी? आयनाइज। आयनाइज होने के कारण क्या रिलीज हो रही थी यहां पर? एनोड रेज। क्या रिलीज हो रही थी बेटा? एनोड रेज। तो हम बोल सकते हैं अलग अलग गैस डालने पर जो एनोड रेज के लिए E/M की वैल्यू आ रही थी वो डिफरेंट आ रही थी। तो इसका मतलब E/M की वैल्यू एनोड रेज के लिए गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती है। किस पे भी डिपेंड करती है? नेचर पे भी। ठीक है, तो ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है भाई, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो बेटा E/M रेशियो देखते हैं क्या निकल कर आई हमारे पास। ठीक है, यदि हम बात करें जो एवरेज, जो नॉर्मल है E/M रेशियो, तो भाई जो चार्ज है प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे चार्ज बताइए, उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे होगा, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव। तो बोलिए 1.6 × 10⁻⁻�19 आ गया। जो मास है प्रोटॉन का बेटा वो आया 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, 24 ग्राम। तो जब ये E/M की वैल्यू निकाली गई, किसकी वैल्यू निकाली गई? E/M, चार्ज बाई मास रेशियो निकाली गई प्रोटॉन के लिए, तो बेटा वैल्यू आई ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बस आपको ये याद रखना है। यहाँ पर ये क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए भाई? समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए हैं। ठीक, तो जो बेटा बोलते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है, लगभग। किसके इक्वल है? हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल। तो देखिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस 3-4 बातें आपको याद रखनी है। कैथोड रेज कैथोड में से निकली थी, नेगेटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर ये वैल्यू याद रखनी है, उनका मास कितना ग्राम में, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, उनके चार्ज और मास की रेशियो की वैल्यू याद रखनी, E/M की रेशियो याद रखनी, बस हो गया कैथोड रेज खत्म। इससे बाहर का कुछ नहीं सोचना। ठीक है, सेकंड आता हमारे पास प्रोटॉन एनोड रेज, वही बात एनोड के लिए भाई, ये एनोड में से निकली थी, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई थी हमारे पास। ठीक, इनके चार्ज बाई मास की वैल्यू आपको याद रखनी, E/M की रेशियो याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। चलते हैं बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए बेटा प्रोसीड करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी 1932 के अंदर। खेल रहा था बेचारा जेम्स चैडविक, कैसे खेल रहा था देखो, बेरिलियम का एटम लिया उसने, किसका एटम लिया? बेरिलियम का। बेरिलियम के एटम पे गलती से उसने अल्फा पार्टिकल टकरा दी, ये भाई अल्फा पार्टिकल, ये बेरिलियम का एटम, इसके बोला अल्फा पार्टिकल जा बेरिलियम से टकरा। बेरिलियम से जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराया, पहले जान लो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। हीलियम के ऊपर यदि मैं 2 पॉजिटिव चार्ज लिख दूं तो इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल।
तो बोलिए भाई हीलियम का मास कितना होता है, 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसके ऊपर टकराया है, वो बेरिलियम के ऊपर। देखो अल्फा पार्टिकल प्लस बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, एटॉमिक नंबर होता है उसका 4। क्या होता है, 4। तो जब हीलियम बेरिलियम के साथ टकराया, ये हीलियम 2 पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 पॉजिटिव हीलियम के ऊपर, ये इसके साथ टकराया तो इसने देखा जेम्स चैडविक ने, कार्बन बन गया वहां पर। क्या बन गया, कार्बन। अब कार्बन का मास होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6। तो बोलो यहां टोटल मास कितना है, 13। टोटल चार्ज कितना, 4 और 2 6। लेकिन यहां क्या बना, कार्बन, जिसका मास कितना है बेटा 12, टोटल चार्ज कितना 6। तो बताओ किस में गड़बड़ है, ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ कहां, यहां मास में 1 यूनिट मास कम हो गया, नहीं हो गया। तो बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है जितने रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट। तो 1 यूनिट मास कम नहीं हुआ, वो 1 यूनिट मास न्यूट्रॉन की फॉर्म में रिलीज हो गया। किसकी फॉर्म में रिलीज हो गया बेटा, न्यूट्रॉन की फॉर्म में। देखो न्यूट्रॉन, इसका मास कितना 1, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल हमारा बेचारा न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता। देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन बट कैरीज 1 यूनिट मास। कितना मास होता है बेटा इसके ऊपर, 1 यूनिट मास होता है। तो न्यूट्रॉन का मास भी लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो मैं वो याद करने की जरूरत है नहीं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन का एटम है, उनका लगभग मास क्या होता है, सेम। तो इसकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एक एटम के साथ जब अल्फा पार्टिकल टकराया तो वो एटम टूटकर दूसरे एटम में कन्वर्ट हो गया और प्लस में उसने क्या छोड़ दिए, न्यूट्रॉन्स छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए, न्यूट्रॉन्स। ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस न्यूट्रॉन के बारे में आपको जानना है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े उनकी डिस्कवरी के लिए, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटॉन की क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, कितना उनके ऊपर चार्ज है, कितना उनके ऊपर मास है, किसके ऊपर चार्ज नहीं है, कौन चार्ज लेस है, ये सब हमने पढ़ा। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई E/M रेशियो मैं फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन के लिए और किसके लिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपको याद रखनी है उनकी वैल्यूज। एंड आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो भाई शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एक और बता दूं मैं, इसकी वीडियोस भाई ये हो सकता है कि गैप थोड़ा सा कई बार 2-3 दिन का भी हो सकता है, 1-2 दिन का, लेकिन वीडियोस आएंगी आगे 11th के चैप्टर वाइज। हर चैप्टर की वीडियोस हम बना रहे हैं, तो जैसे जैसे वीडियो बनेंगी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा यदि आपने बेल आइकन दबा रखा है तो और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए जटैन क्लासेस। थैंक यू।